आपकी माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जो पुंछ राजौरी को या कश्मीर के कुछ हिस्से को पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है, वो मैंने जहाँ तक स्टडी किया, वो उनका कहना है कि इस एरिया में इस तरीके से पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, उन्हीं जगहों को जो है टच किया गया है। जबकि मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि इसका सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, हर गांव में, हर पंचायत में, और जेंडर वाइज। ऐसा भी हो सकता है कि एक जेंडर जो है घर में एक बंदा जो है पहाड़ी स्पीकिंग होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरी की शादी कहीं बाहर से करके आई हो, उसकी पहाड़ी स्पीकिंग नहीं होगी। अगर आपने पहाड़ी स्पीकिंग वालों को ही देना प्रॉपर सर्वे के हिसाब से, जबकि इनका। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अयाज शेख साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं और आजकल पहाड़ी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयाज भाई, ये ख्याल कब से आया आपको कि आप पहाड़ी रिजर्वेशन की आप डिमांड कर रहे हैं? पीर पंचाल को देख के तो नहीं कि आप वो एसटी की मांग कर रहे हैं? पहाड़ी रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, ये डिमांड्स हमारी काफ़ी देर की होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे कुछ लीडरान की वजह से हम आवाज़ नहीं उठा पाए। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है पॉलिटिक्स में या सोशल एक्टिविटीज़ में, मैंने देखा कि पुंछ राजौरी के लोग हमसे 100 साल आगे हैं। मतलब अगर उनकी ऊंचाइयों को हमने छूना है, कम से कम 100 साल लगेंगे हमें। वहाँ मैंने जो स्टडी किया, तकरीबन हर घर में एक गैजेटेड ऑफिसर आपको पाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट रियासी में ढूंढ के भी गैजेटेड KAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर नहीं मिलता है हमें। पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दूर की बात है, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है उसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी को महरूम रखा गया है। जबकि हकीकत ये है कि 1971 और 1981 के सेंसस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रियासी में 20% पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे, और 2011 के सेंसस में वो परसेंटेज जो है 0% पे पहुंची है। जबकि साफ आया है, ना वहाँ से कोई मूवमेंट हुई है, ना कोई कोरोना काल की तरह कोई बीमारी आई है जिससे उन बेचारों की डेथ हुई हो। इससे साफ जाहिर होता है कि 2011 के सेंसस में जो पहाड़ी रिजर्वेशन के लोगों को ड्रॉप किया गया है, या तो वो डेलिबरेटली हुआ है या इनएडवर्टेंटली हुआ है, गलती से हुआ है। लेकिन हमारी इस टाइम पे कोशिश ये है कि जिस तरीके से पुंछ राजौरी को पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है, उस तरीके से हमें भी मिले। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में डिज़र्विंग एरियाज़ है, वो डिस्ट्रिक्ट रियासी हो गया, रामबन हो गया, गूल हो गया, कि जो सबसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, चाहे किसी भी फील्ड को आप टच करोगे, एजुकेशन, हेल्थ या बाकी चीज़ों को, हर जगह से आपको रिज़ल्ट यही आएगा कि सबसे बैकवर्ड एरिया जो है हमारा है, और पहाड़ी एरिया भी सबसे ज़्यादा हमारा है। अब अगर हम पहाड़ी स्पीकिंग की बात करेंगे, जैसे कश्मीर की कश्मीरी जो है हर 20 किलोमीटर के बाद चेंज होती है, वैसे पहाड़ी स्पीकिंग वाले भी कहीं जगह कुछ बोली जाती है, कहीं जगह कुछ बोली जाती है। उस हिसाब से भी अगर देखा जाएगा, 2071 और 1971 1981 के सेंसस के हिसाब से अगर 20% थे, आज भी बहुत सारे लोग, मुझे जहाँ तक असेसमेंट है 30-35% लोग हमारे भी हैं जो पहाड़ी स्पीकिंग में आते हैं। और मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहाड़ी बोर्ड में मोहर के, चसाना के मेंबर्स रहे हैं, पहाड़ी स्कॉलरशिप हम लोगों को मिली है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है इस रिकॉर्ड से भी कि पहाड़ी स्पीकिंग लोग हमारे पास भी है, और पहाड़ी एरिया तो है ही है। वो तो आपको पता है 70 या 90% एरिया डिस्ट्रिक्ट रियासी का पहाड़ी है। उसमें बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ वाले एरिया जो हैं, बुमाग हो गया, झिझ बगली हो गया, ठाकरा कोट हो गया, ये तो सारा पहाड़ी है। इवन के डिस्ट्रिक्ट रियासी के बिल्कुल साथ में जुड़ता हुआ एरिया भी, लेकिन महरूम है हर बेसिक चीज़ से। अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, एजुकेशन तो दूर की बात है। हमारा रिज़ल्ट 5%, 10% 10th और 12th का आज भी आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बैकवर्ड है हमारा एरिया। पीर पंचाल के लोग तो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बैकवर्ड ही कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा जो है इसमें अगर ST स्टेटस दिया जाना चाहिए तो पीर पंचाल के लोगों को दिया जाना चाहिए। देखो, ये रिकॉर्ड से पता चलेगा कौन एरिया ज़्यादा बैकवर्ड है। रिकॉर्ड की जहाँ तक मैं बात करूँगा कि सेक्रेटरीट से कुछ साल पहले एक आर्डर निकला था, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें 3 एरिया जो है हार्ड एरियाज़ डिक्लेयर किए गए थे। 3 एरियाज़ कौन से थे? उसमें दक्षिण मड़वा का एरिया था, लेह लद्दाख का था,
और मोहर जोन, चसाना जोन जो रियासी का फाल करता है, उनको हार्ड एरियाज़ डिक्लेयर किया था। उस हार्ड एरियाज़ की जो पॉलिसी निकाली गई उसमें पोस्टिंग करनी थी लेक्चरर्स 10+2 या टीचर्स की वहाँ उन हार्ड एरियाज़ में, लेकिन वो पॉलिसी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई हमारे एरिया को लेकर। लेकिन दक्षिण मड़वा या लेह लद्दाख जो है लोगों की पोस्टिंग कराई इन्होंने। उस रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि कौन सा एरिया बैकवर्ड है। दूसरा, एक सर्वे हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे की रिपोर्ट में भी अरनास, मोहर, ये चसाना एरिया जो है उस रिपोर्ट में जिक्र है कि रिमोटेस्ट एरिया, सबसे बैकवर्ड एरिया हमारा एरिया फाल करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया, सर्वे सारा ये बताते हैं कि हमारा एरिया रिमोट है, हमारा एरिया फार फ्लंग है, हमारा एरिया बैकवर्ड है। अब अगर इस टाइम पुंछ रजौरी और बेशक मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि 1970-75 से वो ये जंग लड़ते आ रहे हैं, हम लेट हैं उस लड़ाई में, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें महरूम ही रखा जाए। इस टाइम पे हमें उम्मीद है कि जिस टाइम उनको अगर मिल सकता है रिजर्वेशन, हमें भी मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आरबीए जो 20% था उसको 10% किया गया। हमारा एरिया टोटल आरबीए एरिया में पड़ता था, अब अगर 20% उसको 10%, उसी में से 4% अगर रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग वालों को दे रहे हैं, पहाड़ी रिजर्वेशन वालों को दे रहे हैं, उसमें हमारा भी हक बनता है। इस जंग को कंटिन्यू करते हुए मैंने रियासी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इसी महीने 22 तारीख को मैंने रियासी में एक मीटिंग रखी हुई है, उसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरान, चाहे वो बीजेपी है, एनसी है, कांग्रेस है, तमाम पॉलिटिकल लीडरान को मैंने इनवाइट किया है। और तकरीबन 100 लीडर ऐसे हैं जिनको मैं रिटर्न एक रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा हूँ कि इस जंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होके एक मुहिम छेड़ते हैं, ताकि जो गरीब आवाम है, जो नौजवान यूथ है, वहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको कम से कम रिलीफ मिल सके। हम इस प्लेटफार्म को एज ए पॉलिटिकल प्लेटफार्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये कॉमन प्लेटफार्म बने जिसमें सारे पार्टिसिपेट करें। और खुसूसन मेरी मैसेज पहले भी मैंने दिया है बीजेपी के पार्टी के लीडरान को डिस्ट्रिक्ट रियासी के, कि इसमें पार्टिसिपेट करें। ये कॉमन काज है, ये हमारे आने वाली नस्लों का मसला है। इस टाइम पे जम्मू यूनिवर्सिटी में या कश्मीर यूनिवर्सिटी में या बाहर की यूनिवर्सिटी में जितनी भी एडमिशन्स होती है, डिस्ट्रिक्ट रियासी की पार्टिसिपेशन 2-4 बच्चों से ज़्यादा नहीं होती है। अगर 4% पहाड़ी रिजर्वेशन हो सकता है, उसमें 2 बच्चे और फाल करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाई हासिल करने का मौका मिलेगा। उसी तरीके से जॉब्स की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रियासी डिवीज़न कैडर और स्टेट कैडर की जॉब्स में बिल्कुल बॉटम पे होता है। मुश्किल से 1-2 बच्चे कहीं कम्पीट कर पाते हैं, और वो बच्चे भी वो हैं जो बेशक बिलोंग डिस्ट्रिक्ट रियासी से करते हैं, लेकिन पढ़ाई उनकी कहीं बाहर हुई होती, दिल्ली में हुई होती, जम्मू में हुई होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ की पढ़ाई का सिस्टम है, जो वहाँ का निज़ाम है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत कमज़ोर है। हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है अपने डिस्ट्रिक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए। इसके लिए अब आपने कहाँ कहाँ पे अप्रोच किया, कहाँ कहाँ पे मतलब कोई मेमोरेंडम वगैरह या कुछ सबमिट करवाए? मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद रिकॉर्ड दिया हुआ, जो मैं आपको ब्रीफ कर रहा था किस किस तरीके से हमारा 1971-1981 के सेंसस में हमारा 20% रिजर्व ये पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, और बाकी रिकॉर्ड भी जो मैंने बताया आपको सबसे बैकवर्ड एरिया, वो सारा रिकॉर्ड लगा के मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और उसकी कॉपी की हुई है मैंने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन को, डिवीज़न कमिश्नर जम्मू को, डीसी रियासी को, बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट मैंने भेजा हुआ है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स इनकी मिलती नहीं है, लेकिन मैंने बाई पोस्ट इनको भेजा हुआ है। और उसकी जो पोस्टल रिसिप्ट्स हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। ये 5/3/2022 को मैंने इनको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट उसका नहीं आया है। साथ में जो मैंने बताया आपको कि बोर्ड मेंबर रहे हमारे मोहर के, उसका आर्डर भी साथ में लगा हुआ है। ये सारा, और वो जो सेंसस का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी मैंने साथ में लगाया हुआ है। अब हमारी कोशिश है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम 22 तारीख को उस मीटिंग में प्रोजेक्ट करेंगे कि किस तरीके से इसको हम और पुरजोर आवाज़ से गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि हाँ भाई हम भी फाल करते हैं उस कैटेगरी में। वो जंग हमारी जारी है और उसको कंटिन्यू करेंगे हम तब तक जब तक हमें नहीं मिलेगा। मैं आपकी माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जो पुंछ रजौरी को या कश्मीर के कुछ हिस्से को पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है, वो मैंने जहाँ तक स्टडी किया, वो उनका कहना है कि इस एरिया में इस तरीके से पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, उन्हीं जगहों को जो है टच किया गया है। जबकि मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि इसका सर्वे होना चाहिए प्रॉपर,
हर गांव में, हर पंचायत में, और जेंडर वाइज ऐसा भी हो सकता है कि एक जेंडर जो है घर में एक बंदा जो है पहाड़ी स्पीकिंग होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरी की शादी कहीं बाहर से करके आएगी, उसकी पहाड़ी स्पीकिंग नहीं होगी। अगर आपने पहाड़ी स्पीकिंग वालों को ही देना प्रॉपर सर्वे के हिसाब से, जबकि इनका खुद रिकॉर्ड ये बोलता है कि हमने जो ये रिजर्वेशन दी है 2011 के सेंसस के हिसाब से दी है। और 2011 के सेंसस को मैं शक की कतार में इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को देखा ही नहीं गया है। और मोरओवर मैं आपकी माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी एक सलदार पंचायत है, वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन गलती से या जानबूझ के बढ़ा के दिखाई गई थी। वो सरपंच की पोस्ट जो है वहाँ रिजर्व की थी एसटी। बाद में वो केस हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड कॉल किया, सारा सर्वे कराया गया। उस सर्वे में भी 2011 के सेंसस रिकॉर्ड गलत पाए गए और वो डी रिजर्व की गई। वहाँ पे इस टाइम पे सरपंच जो है ओपन जनरल कैटेगरी का बना हुआ है। इसी तरीके से 2011 के सेंसस जो हैं हम इसको मंजूर नहीं करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। इसलिए अगर करना है प्रॉपर सर्वे किया जाए पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए, उस रिजर्वेशन में अगर हम फाल करते हैं तो हमें इंक्लूड करो, अगर हम नहीं फाल करते हमें बाहर करो। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करो, पहाड़ी स्पीकिंग के साथ साथ कौन कौन से चीज़ें होनी चाहिए, कितनी कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए बंदा, फिर जाके पहाड़ी रिजर्वेशन बनेगी। ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी फिर पता चलेगा कि कौन सा एरिया सबसे बैकवर्ड है और कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। अय्याज भाई, आपने कहा कि हमारे लीडरों ने जो है वो हमारी आवाज़ जो है वो हमारे हक जो है वो आगे तक नहीं पहुंचाए। आम लोग क्यों नहीं सामने आए, आम लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ें उठाई? आज तक कभी भी कोई आवाज़ वहाँ से सुनी नहीं, यक्का दुक्का कुछ आवाज़ें उठती भी हैं तो कहीं गुम हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक बैकवर्डनेस की निशानी है। जो शख्स अपना हक ना मांग सके, जो शख्स इंसाफ की बात ना उठा सके, इसका मतलब वो बैकवर्ड है। हमारा एरिया अगर आवाज़ नहीं उठा सका, उसके पीछे हिस्ट्री ये है पढ़े लिखे लोग कम हैं, अपने हकूक़ को जानने वाले कम हैं। जैसे जैसे बंदा अपने हकूक़ों को जानेगा वैसे आवाज़ उठाएगा। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरान की बात है, ये बात यकीनन माननी पड़ेगी कि उनकी नालायकी रही है, साथ में मेरी भी नालायकी रही। इस टाइम मेरी उम्र भी 40 साल हो चुकी है, अब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन हम लेट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए ही रहेंगे, हम जागेंगे नहीं, छोड़ो जी अब क्या करना है। लेकिन आने वाली नस्ल का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू कश्मीर पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट में कितना पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर रहा है, और जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रियासी सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट इवन के बनिहाल, रामबन के पहाड़ी इलाकों, गूल के पहाड़ी इलाके के लोगों को से भी है कि इकट्ठे हो जाएं, एकजुट होकर बात रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, गवर्नमेंट के सामने। इंसाफ की बात होगी तो उस इंसाफ के तराजुम में यकीनन मानो डिस्ट्रिक्ट रियासी, रामबन, गूल का एरिया इंक्लूड ही होगा। तो अब अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? मैंने अगले हफ्ते का प्रोग्राम रखा हुआ है जगह जगह डिस्ट्रिक्ट रियासी में। फिर जाके मैंने 22 तारीख का, जो मैंने आपको डेट पहले भी बताई है, 22 तारीख को रियासी में एक मीटिंग रखी हुई है। उस रियासी की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। अगर कोई शख्स इस एजिटेशन को लीड करना चाहे, मैं वॉलंटरली बगैर किसी नाराज़गी के उनको सर पे सहरा बांधना चाहता हूँ। अगर वो मेरे सर पे जिम्मेवारी आयद करते हैं, मैं जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। बेशक कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, अपनी पार्टी को शायद प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन मैंने आज तक अपनी पार्टी का इस एजिटेशन में नाम नहीं लिया है, इस मुहिम में नाम नहीं लिया है। और मैं आपकी माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, अगर 22 तारीख की मीटिंग में ये बताया जाए कि अयाज को पॉलिटिकल पार्टी से साइड लाइन रहना पड़ेगा, अयाज को पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ेगा, मैं वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अयाज शेख साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।